गुड मॉर्निंग दोस्तों। 12th इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में आज हम पाठ नंबर 5 पूर्ति पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मांग वाले चैप्टर को आप पढ़ चुके हैं। यदि आपको वो चैप्टर क्लियर है तो मांग पूर्ति भी आपको बिल्कुल वैसे ही रूप में पढ़ना है कि पूर्ति का अर्थ क्या है, पूर्ति के नियम क्या है, पूर्ति की लोच क्या है, पूर्ति का वक्र जो वो है व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र के आधार पर कैसे निरूपित किया जाता है, वो इस पाठ की विषय वस्तु रहेगी हमारी। आज हम पहले देखेंगे पूर्ति का अर्थ क्या है। जैसे मांग कौन करता है? क्रेता, खरीदने वाला। और पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्पादकों के द्वारा या फिर बेचने वालों के द्वारा। जैसे मांग का अर्थ था निश्चित समयावधि में निश्चित कीमत स्तर पर क्रेता द्वारा मांगी जाने वाली इकाइयां, ठीक उसी प्रकार पूर्ति का भी अर्थ है पूर्ति मांग का बिल्कुल उल्टा। निश्चित समयावधि में निश्चित कीमत स्तर पर कोई विक्रेता बाजार में किसी वस्तु की जितनी इकाइयां बेचने के लिए प्रस्तुत करता है उसे हम पूर्ति कहते हैं। तो पूर्ति के लिए भी इन तीन बातों का होना जरूरी है: निश्चित समयावधि, निश्चित कीमत स्तर और विक्रेता द्वारा बाजार में प्रस्तुत की जाने वाली इकाइयां जो बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाएगी। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूं एक दुकानदार सोमवार के दिन 100 रुपए कीमत स्तर पर बाजार में शर्ट की 50 इकाइयां विक्रय के लिए प्रस्तुत करता है तो विक्रय की गई जो 50 इकाइयां हैं वो उस दिन की पूर्ति मानी जाएगी। तो पूर्ति के लिए तीन तत्वों का होना जरूरी है: निश्चित समयावधि, निश्चित कीमत स्तर और विक्रेता द्वारा उन कीमत स्तरों पर बाजार में विक्रय के लिए प्रस्तुत की जाने वाली इकाइयां। निर्धारित समयावधि में निश्चित दी हुई कीमतों पर कोई विक्रेता किसी वस्तु की बाजार में जितनी इकाइयां बेचने के लिए इच्छुक है, जितनी इकाइयां विक्रय के लिए वो प्रस्तुत करता है, वो पूर्ति मानी जाती है। अब पूर्ति का मुख्य फंक्शन किससे रिलेटेड है, मतलब पूर्ति किससे संबंध रखती है? मुख्य रूप से कीमत से, कीमत से संबंधित है। मांग जिस तरह कीमत से संबंधित थी, पूर्ति भी किसी तरह किससे संबंधित है? कीमत से, कि प्राइस कितनी है। अब मांग तो क्या कीमत से उल्टे रूप में संबंधित थी। मांग यदि कीमत अधिक होती है तो कम होती है, लेकिन यदि कीमत कम है तो मांग ज्यादा होती है। लेकिन पूर्ति और कीमत का कैसा संबंध है? सीधा या धनात्मक, यानी पूर्ति कीमत से धनात्मक रूप में जुड़ी थी। धनात्मक रूप, धनात्मक कैसे? कीमत ज्यादा होगी तो पूर्ति भी ज्यादा, और कीमत कम होगी तो पूर्ति भी कैसी होगी? कम। पूर्ति कीमत से धनात्मक रूप से रिलेटेड है। पूर्ति कीमत कम होने पर कम होती है, पूर्ति कीमत अधिक होने पर बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, पूर्ति का नियम क्या है? पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। मांग के नियम पढ़े थे हमने मांग वाले चैप्टर में, यहां हम पढ़ेंगे पूर्ति का नियम क्या है। पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। हमने पहले अभी आपको कह चुके हैं कि इकोनॉमिक्स के जितने नियम है अन्य बातें समान रहने की मान्यता से जुड़े हुए रहते हैं। अब अन्य बातें समान रहे तो पूर्ति के नियम के साथ क्या बात चलेगी? अन्य बातें समान रहे तो कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत घटने पर पूर्ति भी कम हो जाती है। अन्य बातें समान रहे मतलब पूर्ति का नियम भी कुछ मान्यताओं पर टिका हुआ है। जैसे मांग का नियम था, ठीक उसी प्रकार पूर्ति का नियम भी अन्य बातें समान रहे तो कीमत घटने से पूर्ति घट जाती है और कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाएगी। मांग और कीमत के इसी धनात्मक संबंध को हम मांग के नियम के नाम से जानते हैं। इस नियम को यदि हम एक तालिका और रेखा चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। तालिका बना रही हूं मैं मांग के नियम को दर्शाने के लिए। एक तरफ कीमत स्तर है और दूसरी तरफ क्या है? पूर्ति मात्राएं लिख रही हूं मैं। पूर्ति, आप अपनी इच्छा से कोई भी पूर्ति मात्रा या कोई भी कीमत स्तर लिख सकते हैं। उदाहरण के रूप में यहां मैंने लिया है 1, 2, 3, 4, 5। पूर्ति की इकाइयां लिख रही हूं मैं 100, 200, 300, 400 और 500। मतलब 1 रुपया कीमत स्तर पर किसी वस्तु की पूर्ति 100 इकाइयां, 2 रुपए पर 200, 3 रुपए पर 300, 4 रुपए पर 400 और 5 रुपए पर 500। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है पूर्ति बढ़ रही है। यदि हम उल्टे रूप में देखें, नीचे से ऊपर की हो जाए तो कीमत घटने के साथ ही पूर्ति की मात्राएं लगातार घटती जा रही है। इसको रेखा चित्र के द्वारा
ओ एक्स अक्ष पर पूर्ति मात्रा और ओ वाई अक्ष पर कीमत दर्शाई गई। कीमत वही हम तालिका के आधार पर ही अपना चित्र निरूपित कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 उचित पैमाना मानकर आप अपना रेखा चित्र बना सकते हैं। 100 200 300 400 और ये 500। 1 रुपए पर कीमत पूर्ति कितनी है? 100। पहला मेरा निशान यहाँ हो जाएगा। 1 रुपए पर 100, 2 रुपए पर 200, 3 रुपए पर 300, 4 रुपए पर ये 400 और 5 रुपए पर ये 500। अब आपको स्केल और पेंसिल की सहायता से इन बिंदुओं को मिला लेना है। बनने वाला जो वक्र बनेगा ये कहलाएगा हमारा पूर्ति वक्र। इसका धनात्मक ढलान ये सिद्ध कर रहा है कि कीमत और पूर्ति का कैसा संबंध है? सीधा संबंध, धनात्मक संबंध। कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाएगी और कीमत घटने पर पूर्ति घट जाएगी और कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाएगी। अब हमने कहा पूर्ति का नियम अन्य बातें समान रहने की मान्यता से जुड़ा हुआ है। अब अन्य बातें कौन कौन सी है? पूर्ति के नियम के साथ अन्य बातें कौन कौन सी समान रहनी चाहिए या पूर्ति के नियम की मान्यता है क्या है? पूर्ति के नियम की मान्यता है, नियम की मान्यता है। अन्य बातें जो जुड़ी हुई है कि भाई अन्य बातें कौन कौन सी है जो इक्वल रहे, एक जैसी रहे, तभी पूर्ति का नियम क्रियाशील होगा। यानी कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ेगी और कीमत घटने पर पूर्ति घटेगी। उसमें सबसे पहली जो मान्यता है वो ये है कि उत्पादन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? उत्पादन के साधनों की। किसी भी वस्तु की पूर्ति उसके उत्पादन पर डिपेंड करती है। और उत्पादन किस पर डिपेंड करता है? उत्पादन के साधनों पर। 11वीं में आप पढ़ चुके हैं उत्पादन के 5 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और प्रबंध या संगठन। अब पूर्ति का नियम कब क्रियाशील होगा? जब उसके उत्पादन में लगे जो भी उत्पादन हम बाजार में ला रहे हैं उनके उत्पादन के साधनों की पूर्ति स्थिर है और उनकी कीमतों में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब साधनों की पूर्ति कौन से साधन? उत्पादन के साधनों की पूर्ति व कीमतें स्थिर, व उनकी कीमतें, उत्पादन के साधनों की कीमतें स्थिर रहनी चाहिए। यदि इनकी कीमतों में बदलाव आएगा, मतलब उत्पादन के साधनों की पूर्ति यदि कम होगी और उनकी कीमतें अधिक होगी, तो उत्पादक अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाएगा और अधिक मात्रा में यदि उत्पादन नहीं कर पाएगा तो बाजार में वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। और यदि उत्पादन के साधनों की पूर्ति अधिक होती है, उनकी कीमतें कम लगती है, तो उत्पादक अधिक मात्रा में उत्पादन कर पाएगा और बाजार में पूर्ति भी अधिक आ जाएगी। तो अपना नियम लागू करने के लिए हमारी पहली शर्त है कि उत्पादन के साधनों की पूर्ति स्थिर है, ऐसा हमने मान लिया है, और उनकी कीमतें भी यथास्थिर है। दूसरा है उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तकनीक स्थिर तकनीक कैसे? यदि टेक्नोलॉजी बदलती है, यदि हम उन्नत टेक्नोलॉजियों का प्रयोग करने लग जाते हैं तो क्या होगा? कीमतें कम होने पर भी पूर्ति हमारी अधिक मात्रा में आ जाएगी और कीमतें अधिक होने पर भी पूर्ति कम मात्रा में दिखाई दे सकती है। तो पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के लिए जरूरी है कि उत्पादन के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है वो स्थिर रहनी चाहिए। फिर तीसरा, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। कीमत परिवर्तन की संभावना नहीं। जो भी चीज बाजार में विक्रय के लिए प्रस्तुत की जा रही है उसकी भावी कीमतें परिवर्तित होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर किसी उत्पादक को लगता है कि अमुक वस्तु की कीमत बाजार में बढ़ जाएगी तो भविष्य में अधिक लाभ कमाने की आशा से वो क्या करेगा? वर्तमान में बढ़ी हुई यदि कीमतें तब भी बाजार में पूर्ति कम लाएगा और हमारा पूर्ति का नियम हमें लागू होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो पूर्ति के नियम की मान्यता में यह भी मान लिया जाता है कि किसी भी वस्तु विशेष को जो बाजार में हम बिक्री के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी कीमतें नहीं बदल रही है, उसकी कीमतें भविष्य में परिवर्तित होने की संभावनाएं नहीं है। फिर कृषिजन्य पदार्थ है हमारे पास, जैसे उनकी जलवायु और तापमान स्थिर, उनका उत्पादन करने वाली जलवायु व तापमान की स्थिरता स्थिर। हमारी बाजार में की जाने वाली बहुत सी वस्तुओं की पूर्ति किस पर डिपेंड करती है? कृषिजन्य पदार्थ भी हम बाजार में बिक्री के लिए लाते हैं,
तो ऐसे कृषिजन्य पदार्थों का उत्पादन यदि हम बाजार में प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि उनका उत्पादन करने के लिए जो भी जलवायु लगती है, वर्षा लगती है, तापमान लगता है, वो सब क्या है, स्थिर है। मतलब जिस फसल के लिए जैसा चाहिए वो वैसा ही बना हुआ है। अन्यथा यदि ये स्थितियां भी बदलती है तो बाजार में वस्तु की पूर्ति प्रभावित हो सकती है। कृषिजन्य वस्तुओं का उत्पादन मौसम पर डिपेंड करता है। मौसम की दशाएं अनुकूल नहीं है तो बाजार में अधिक कीमतें होने पर भी पूर्ति अधिक मात्रा में नहीं आ सकती, या कम होने पर भी पूर्ति कम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमने कृषिजन्य पदार्थों के लिए मान्यता मान रखी है कि मौसम, जलवायु और तापमान की जो दशा है वो लगभग कैसी है, स्थिर है। उसके बाद में सरकार द्वारा 5वां मान्यता है कर व अनुदान स्थिर। कर व अनुदान स्थिर, अनुदान स्थिर। सरकार बहुत सारी चीजों के लिए कर लगाती है, उत्पादन पर टैक्स लगाए जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सरकार अनुदान भी देती है, सहायता भी देती है उत्पादन करने वाली कंपनियों को। लेकिन यदि सरकार कर लगाए, अनुदान दे तो पूर्ति की जो दशा है हो सकता है कि वो कीमत के अनुरूप आचरण न करे। मतलब कीमत कम हो तो पूर्ति ज्यादा हो और कीमत कम हो तो पूर्ति कम हो और कीमत ज्यादा हो तो पूर्ति ज्यादा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने मान लिया कि सरकार द्वारा जो कर लगाए जा रहे हैं या अनुदान दिया जा रहा है उसकी मात्राएं भी स्थिर है। मतलब कर और अनुदान की राशियों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तभी पूर्ति का नियम क्रियाशील हो सकता है। फिर वस्तु विशेष की पूर्ति विभाज्य। 6ठी मान्यता यदि हम देखें, वस्तु विशेष की पूर्ति विभाज्य। विशेष की पूर्ति विभाज्य मतलब उसकी इकाइयों का हम विभाजन कर रहे हैं। बाजार में जो भी चीज हम बिक्री के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी पूर्ति विभाज्य, मतलब उनकी जितनी इकाइयां चाहे हम परिवर्तित कर सकते हैं। एक बड़ी है, पूरी की पूरी इकाई हमें बाजार में प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं, आवश्यकता पड़ने पर हम वस्तु का भी विभाजन कर सकते हैं जो बाजार में पूर्ति के लिए प्रस्तुत की जा रही है। उसके बाद एक लास्ट मान्यता, क्रेता और विक्रेता दोनों की रुचि और फैशन स्थिर है। 7th मान्यता जो है रुचि और फैशन की स्थिरता। रुचि व फैशन स्थिरता, फैशन स्थिरता। क्रेता जिस चीज की मांग कर रहे हैं और विक्रेता बाजार में जिस चीज की पूर्ति कर रहा है उनकी रुचि और फैशन दोनों में स्थिरता मान ली गई है। यदि ये मान्यताएं क्रियाशील होती है, ये 6-7 मान्यताएं जो आपको बताइए, ये क्रियाशील रहती है तो ही पूर्ति का नियम क्रियाशील हो पाएगा। या हम कहते हैं कि ये बातें समान रहे तो ही पूर्ति का नियम लागू होगा, यानी कीमत कम तो पूर्ति कम और कीमत अधिक तो पूर्ति अधिक होगी। अब नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के कारण, यानी पूर्ति का नियम क्यों क्रियाशील होता है। अन्य बातें समान रहे, ये तो पूर्ति के नियम को लागू करने वाली बातें हैं। अब पूर्ति का नियम क्रियाशील क्यों होता है, यानी कम कीमत पर पूर्ति कम क्यों होती है और अधिक कीमत पर पूर्ति ज्यादा क्यों आती है, उसके क्या कारण है। पूर्ति के नियम के क्रियाशीलता के कारण 3-4 कारण है पूर्ति का नियम क्रियाशील होने के। पूर्ति के नियम के क्रियाशील होने के कारण, क्रियाशील होने के कारण क्यों क्रियाशील होता है। जैसे मांग का नियम क्यों क्रियाशील होता था, या मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों बनता था, वो हमने पढ़ा। ऐसे ही पूर्ति का नियम क्यों क्रियाशील होता है, पूर्ति के वक्र के धनात्मक ढलान के क्या कारण है। उसमें यदि हम सबसे पहला कारण देखें तो क्या होता है, ऊंची कीमतों पर उत्पादक को अधिक लाभ मिलता है। कीमतें अधिक होती है तो पूर्तिकर्ता को अधिक लाभ मिलता है। तो कीमतें जितनी अधिक होगी, पूर्तिकर्ता अधिक लाभ प्राप्ति की आशा से बाजार में उस वस्तु की उतनी अधिक इकाइयां बिक्री के लिए प्रस्तुत करेगा। तो कीमतें अधिक तो पूर्ति अधिक आएगी, क्योंकि उत्पादक को अधिक लाभ मिलने की संभावना बनी रहती है। फिर दूसरा जो कारण रहता है अधिक लाभार्थ है, अधिक कीमतें अधिक लाभार्थ, अधिक कीमतें पर अधिक लाभार्थ तो पूर्ति भी अधिक। दूसरा यदि हम कारण देखें, जब लाभ अधिक मिल रहा है तो नए विक्रेता और प्रेरित होते हैं, क्योंकि विक्रेता का तो उद्देश्य ही होता है अपने उत्पादन को बेचकर लाभ प्राप्त करना। यदि लाभार्जन मिल रहा है तो नए उत्पादक और एंटर होंगे अर्थव्यवस्था के अंदर, किसी वस्तु के और नए उत्पादक आ जाएंगे। नए उत्पादकों का आगमन ऊंची कीमतों पर
ऊंची कीमतों पर नए उत्पादकों का आना, नए उत्पादकों का आ जाना। नए उत्पादक आएंगे तो क्या करेंगे? वस्तु की पूर्ति बढ़ाएंगे। नए उत्पादक उत्पादन कार्य करेंगे तो क्या होगा? वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी। अधिक कीमतों पर अधिक लाभ मिलता है, पहला कारण तो ये, इसीलिए बाजार में पूर्ति अधिक आती है। अब क्या हो रहा है, जब लाभार्जन अधिक है तो नए उत्पादक अर्थव्यवस्था में एंटर होंगे, क्योंकि उन्हें अधिक लाभ मिलने की संभावना रहेगी। और यदि अधिक लाभ मिल रहा है तो बाजार में वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाएगी, क्योंकि नए उत्पादक उत्पादन कार्य करेंगे और उत्पादन क्रियाओं में संलग्न होने के कारण उनको मिलने वाला लाभ भी बढ़ जाएगा। फिर क्या होता है, तीसरा कारण यदि हम देखें पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता का, तो क्या होता है, दीर्घकाल जितना है, जितना लंबा समय होता है उतना ही हम उत्पादन के साधनों की पूर्ति बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अल्पकाल में तो क्या होता है, कम समय में उत्पादन के जितने साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और प्रबंध, इनकी पूर्ति छोटे समय में बढ़ाना संभव नहीं होता। लेकिन दीर्घावधि में, लंबे समय अवधि में इन उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में चाहे हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो दीर्घकाल में क्या होता है, उत्पादन के साधनों की पूर्ति बढ़ जाती है। दीर्घकाल में उत्पादन साधनों की पूर्ति बढ़ जाती है, उत्पादन साधनों की पूर्ति बढ़ जाती है। पूर्ति अधिक होगी तो क्या होगा, अधिक मात्रा में उत्पादन कार्य किया जा सकेगा, क्योंकि उत्पादन किस पर डिपेंड करेगा, साधनों की पूर्ति पर। जितना लंबा समय उतना ही अधिक साधनों की पूर्ति, और जितने अधिक साधन उतना ही अधिक उत्पादन कार्य, और जितना अधिक उत्पादन कार्य उतनी ही अधिक पूर्ति। तो पूर्ति के नियम क्रियाशीलता के क्या कारण बनते हैं, अधिक कीमतों पर अधिक लाभार्जन होता है, ऊंची कीमतों पर नए उत्पादक अधिक लाभ प्राप्त करने की प्रेरणा से उत्पादन कार्य में आते हैं, और तीसरा कारण है दीर्घकाल में उत्पादन साधनों की पूर्ति बढ़ जाने के कारण भी पूर्ति को बढ़ाना संभव हो जाता है। और कीमतें कम होगी तो पूर्ति कम आ जाएगी, और कीमतें अधिक होगी तो पूर्ति अधिक आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा पूर्ति का अर्थ क्या है, पूर्ति का नियम क्या है, और पूर्ति के नियम की क्या मान्यताएं हैं, और पूर्ति का नियम क्यों क्रियाशील होता है। यदि आपको कोई भी समस्या है तो मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के लिए आपका गृह कार्य लिखेंगे, पूर्ति का अर्थ व पूर्ति का नियम लिखिए। धन्यवाद।